मैं ही हूँ। मैं दुनिया में सबसे ताकतवर बनना चाहूँगा। मैं राज करूँगा दुनिया में। दुनिया के ज़्यादातर कंट्रीज का यही इंटेंशन रहता है, चाहे मिडिल ईस्ट बोलो, चाहे दुनिया के यूरोप, अमेरिका, चीन, रूस वगैरह वगैरह। कुछ हद तक मिडिल ईस्ट में यही बना हुआ है। इजराइल हमास के जंग में ईरान, लेबनान, सीरिया और हुती जैसे करीब करीब मिडिल ईस्ट के सारे शिया कंट्रीज इजराइल हमास के जंग में इन्वॉल्विंग का सिर्फ इंटरेस्ट ही नहीं दिखाई, बल्कि हमास के साथ जंग में डायरेक्टली उतार गए। जबकि सऊदी अरब, मिस्र, यूएई, कतर जैसा तमाम सुन्नी कंट्रीज खामोश दिखता है। इजराइल फिलिस्तीन के जंग में फिलिस्तीन के हमास संगठन को, चाहे आप फ्रीडम फाइटर संगठन बोलो या टेररिस्ट संगठन, अगर इन फ्यूचर कभी हमास सक्सेस होकर मिडिल ईस्ट में फ्रीडम फिलिस्तीन राष्ट्र बनाया तो ये राष्ट्र एक सुन्नी राष्ट्र के रूप में उभर के आएगा मिडिल ईस्ट में। तो फिर मिडिल ईस्ट के इजराइल फिलिस्तीन जंग में शिया बेस कंट्रीज जैसा ईरान, लेबनान जैसे कंट्रीज क्यों ज़्यादा इंटरेस्ट दिखा रहे हैं हमास के साथ, क्यों ज़्यादा हमास के साथ खड़ा होते हुए दिख रहे हैं? तो क्या ये कारण हो सकता है कि इजराइल के ताकत के आगे, इजराइल के मोसाद के पावर, इजराइल के डिफेंस सिस्टम जैसे आयरन डोम, इजराइल के पेगासस, पेजर अटैक जैसा और कोई ताकतवर चीज़ों वगैरह से डरते हैं क्या सुन्नी कंट्रीज? सऊदी अरब, मिस्र, तुर्की जैसा कंट्रीज क्या इजराइल के ताकत और अमेरिका का इजराइल के साथ होने के आगे ये लोग फीके पड़ जाता है? और आगे क्या होने वाला है, क्या हो सकता है? क्या मिडिल ईस्ट में यहूदियों का ताकत और बढ़ते जा रहा है मुस्लिम ब्रदरहुड के ताकत के आगे? चेक द रियलिटी। दोस्तों, ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, वीडियो के एंड तक बने रहे। पूरी दुनिया के जियोपॉलिटिक्स में मिडिल ईस्ट के जियोपॉलिटिक्स सबसे कॉम्प्लिकेटेड है और मिडिल ईस्ट के सारे कंट्रीज शिया सुन्नी में बटा हुआ है, ये किसी से छुपा हुआ नहीं है। एक तरफ से ईरान मिडिल ईस्ट का लीडर बनना चाहता है, तो दूसरी और सुन्नी कंट्रीज में कभी सऊदी अरब तो कभी तुर्की के एर्दोआन मिडिल ईस्ट का लीडर बनना चाहता है। और मिडिल ईस्ट में शिया बेस कंट्रीज नहीं चाहेगा सुन्नियों का ताकत बढ़े और सुन्नी बेस कंट्रीज कभी नहीं चाहेगा शियाओं का ताकत बढ़े। और जेरूसलम यहूदियों के लिए तो अहम है ही, मगर मुस्लिम ब्रदरहुड में शिया और सुन्नी दोनों के लिए बहुत ही अहम है। जेरूसलम को कोई नहीं छोड़ना चाहता है। क्यों सबके लिए अहम है, इस बारे में दूसरे वीडियो में बात करेंगे। इजराइल की स्थापना मध्य पूर्व में 14 मई सन 1948 को हुई थी। इसका गठन यहूदियों के लिए एक राष्ट्रभूमि के रूप में हुआ, जो कि 19th और 20th सेंचुरी में जायनिज्म नामक एक राजनीतिक आंदोलन से प्रेरित था। जायनिज्म का एम था यहूदियों को एक स्वतंत्र राष्ट्र में बसाने का था, खासकर उन पर हुए अत्याचारों, उत्पीड़न, जर्मन के हिटलर द्वारा अत्याचार के बाद, मीन्स यूरोप में हॉलोकॉस्ट के बाद। इजराइल की स्थापना से पहले इस क्षेत्र को फिलिस्तीन कहा जाता था, जो उस समय में ब्रिटिश के कंट्रोल में था। सन 1917 में ब्रिटिश सरकार ने वेलफेयर डिक्लेरेशन जारी की, जिसमें फिलिस्तीन में यहूदियों के लिए एक राष्ट्रभूमि का सपोर्ट किया। सन 1947 में यूएन ने फिलिस्तीन को यहूदी और अरबों के बीच में डिवाइडेड करने का प्लान प्रपोज की, जिसे जूज यहूदी लीडरशिप ने स्वीकार कर लिया, लेकिन अरब देशों और फिलिस्तीनी अरब ने इसका विरोध किया। इससे पहले यहाँ के विवाद तो था ही, और तब से यहाँ का पहले से और विवाद बढ़ गया है और विवाद पैदा हुआ है क्रिश्चियन, खासकर यहूदी और मुसलमान के बीच में। 1948 में जब ब्रिटिश शासन समाप्त हुआ तो इजराइल ने अपनी फ्रीडम का ऐलान किया। इसके तुरंत बाद इजराइल के पड़ोसी करीब करीब सारे अरब देशों, मिस्र, जॉर्डन, सीरिया, लेबनान और इराक ने इजराइल पर अटैक कर दिया, जिससे अरब इजराइल युद्ध शुरू हुआ। इस युद्ध के बाद इजराइल ने अपनी सीमाओं का विस्तार किया और फिलिस्तीन का अधिक भूमि पर कब्जा कर लिया। और तब से इजराइल के स्थापना से मध्य पूर्व में अरब इजराइल संघर्ष की नींव पड़ी, जो आज भी जारी है।
विशेष रूप से इजराइल और फिलिस्तीनियों के बीच में, और अभी ये लेबनान, इजराइल, ईरान, इजराइल के जंग के रूप में ले चुका है। दोस्तों, आज तक के पूरी दुनिया में कहीं पे भी किसी देश का जब भी बंटवारा हुआ है, इजराइल फिलिस्तीन का ये डिवाइडेशन, ये बंटवारा आप बिल्कुल मैप में देख सकते हैं कितने अजीब व गरीब है। किसी भी देश का बंटवारा इस तरह से आप नहीं देखेंगे कि एक कंट्री को बांट के किस तरह से फिलिस्तीन को एक छोटा सा हिस्सा दिया गया जिसके चारों ओर इजराइल घेर लिया है, ताकि इसमें और विवाद बना रहे और इन फ्यूचर इजराइल इस फिलिस्तीन को ख़त्म कर दे और एक इजराइल की राष्ट्र का स्थापना की। जायनिज्म एक कंस्पिरेसी के तहत यूरोपियन कंट्री और अमेरिका को साथ में लेकर किस तरह से विवाद पैदा किया है, ताकि इन फ्यूचर फिलिस्तीन को ख़त्म करके मिडिल ईस्ट में इजराइल एक स्वतंत्र राष्ट्र बना सके और अमेरिका, यूरोपियन कंट्री मिडिल ईस्ट में इजराइल के जरिए अपना पावर को यहाँ पे इस्तेमाल कर सके। दोस्तों, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, जब भी किसी देश का बंटवारा हुआ है, क्या इस तरह से किसी देश को बंटवारा किया गया है? हो सकता है भारत पाकिस्तान का जब भी बंटवारा हुआ है तो पाकिस्तान को इस तरह से बंटवारा किया गया, एक तरफ ईस्ट पाकिस्तान, दूसरे तरफ वेस्ट पाकिस्तान। ये तो खैर कोई बुरी बात नहीं थी। अगर इन फ्यूचर कभी और एक कंट्री का डिवाइड हुआ, जैसा पाकिस्तान का डिवाइड हुआ, तो एक ईस्ट पाकिस्तान बनेगा, एक वेस्ट पाकिस्तान बनेगा, जैसा कि बन चुका है बांग्लादेश के रूप में ईस्ट पाकिस्तान बन चुका है। लेकिन दोस्तों, फिलिस्तीन इजराइल का इस तरह का अजीबोगरीब बंटवारा क्या लगता है आप लोगों को, ये कमेंट करके बताइए। दोस्तों, जब भी अंग्रेज़ों ने मिडिल ईस्ट के फिलिस्तीन को दो पार्ट में डिवाइड करके फिलिस्तीनियों को और यहूदी को अलग अलग बना दिया है, तो भी से इसका सीमाओं को लेकर आज तक के विवाद चल रहा है और इन फ्यूचर चलते रहेगा। इजराइल फिलिस्तीन के इस कॉन्फ्लिक्ट में कोई कंट्री चाहता है कि टू स्टेट सल्यूशन, जबकि ये दो कंट्रीज डिवाइड हुआ था तभी टू स्टेट सल्यूशन ही हुआ था। और जब से इजराइल का स्थापना हुआ तब से अब तक के इस मिडिल ईस्ट के फिलिस्तीन इजराइल कॉन्फ्लिक्ट अभी तक के विवाद बना हुआ है और विवाद बढ़ते जा रहा है और तब से अब तक के जंग चलते ही जा रहा है। और ये जंग ऐसा एक रूप ले चुका है, आज इजराइल लेबनान में पेजर अटैक कर दिया है और हिजबुल्लाह ने भी इजराइल के मोसाद हेडक्वार्टर पर सैकड़ों मिसाइल से अटैक कर दिया। इजराइल ने लेबनान के सबसे ताकतवर मिलिट्री संगठन हिजबुल्लाह के चीफ नसरुल्लाह को मार दिया है। इधर हूती का अटैक, ईरान ने भी इजराइल को मिसाइल से अटैक कर रहे हैं और अभी हालत गंभीर है। सन 1967 के अरब इजराइल के वार जैसे इजराइल राष्ट्र के स्थापना कई ऐतिहासिक, राजनीतिक और धार्मिक कारणों का परिणाम है। इसका आगाज मुख्य रूप से जायनिज्म आंदोलन और यहूदियों के ऐतिहासिक उत्पीड़न के संदर्भ में हुआ। इसके प्रमुख कारण यहूदी धर्म में जेरूशलेम और इजराइल का क्षेत्र पार्टिकुलर इंपॉर्टेंस रखता है। बाइबल में ये क्षेत्र प्राचीन इजरायली राजाओं का गढ़ था और यहूदियों का मानना है कि ये भूमि उनकी पैतृक भूमि है। इस वजह से यहूदी हमेशा इस क्षेत्र की प्रति भावनात्मक और धार्मिक रूप से जुड़े रहे। यहूदी समुदाय को सदियों से दुनिया भर में उत्पीड़न का सामना करना पड़ा। रोमन साम्राज्य द्वारा जेरूशलेम का विनाश और यहूदियों के निर्वासन, डायस्पोरा के बाद यहूदी अलग अलग देशों में फैल गए। यूरोप में खासकर यहूदियों का सामाजिक, धार्मिक और आर्थिक उत्पीड़न का सामना करना पड़ा, जैसे कि रूस में पोग्रोम्स और यूरोप में यहूदी विरोधी कानून। 19वीं सेंचुरी के अंत में यूरोप में जायनिज्म नामक एक राजनीतिक आंदोलन शुरू हुआ, जिसका उद्देश्य यहूदियों के लिए एक स्वतंत्र राष्ट्र का स्थापना करना था। इस आंदोलन के संस्थापक थे थियोडर हर्जल, जिन्होंने सन 1896 में अपने पुस्तक में द ज्यूइश स्टेट में एक यहूदी राज्य की जरूरत को प्रस्तुत किया। जायनिस्टों को मानना था कि यहूदियों को उत्पीड़न से बचने और उन्हें एकजुट करने के लिए अपने राष्ट्रीय राज्य की बहुत ज़रूरत है।
सेकेंड वर्ल्ड वॉर के दौरान नाजी जर्मनी द्वारा किए गए हॉलोकॉस्ट में 60 लाख यहूदियों का हत्या कर दी गई। इस भयावह घटना ने यहूदियों के लिए एक सुरक्षित गृहभूमि की जरूरत की और भी ज्यादा क्लियर कर दिया है। हॉलोकॉस्ट के बाद अंतर्राष्ट्रीय समुदाय में ये इमोशन और स्ट्रांग हुई कि यहूदियों को अपना सेफ्टी एंड सर्वाइवल के लिए एक इंडिपेंडेंट स्टेट की जरूरत है। सन 1917 में ब्रिटिश सरकार ने वालफेयर डिक्लेरेशन जारी की, जिसमें फिलिस्तीन में यहूदियों के लिए एक राष्ट्रीय भूमि का सपोर्ट किया गया। इसके बाद फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद फिलिस्तीन क्षेत्र ब्रिटिश नियंत्रण में आ गया और यहूदी यहाँ बसना शुरू किया। इजराइल का स्थापना को वेस्ट कंट्रीज खासकर अमेरिका और ब्रिटेन का सपोर्ट प्राप्त था। इस इंटरनेशनल सपोर्ट ने इजराइल को राजनीतिक रूप से मान्यता प्राप्त करने और एक फ्रीडम स्टेट के रूप में उभरने की मदद की। इधर फिलिस्तीन में बसा हुआ हमास के बारे में बोले तो हमास के दो प्रमुख अंग हैं, एक राजनीतिक शाखा, दूसरा सैन्य शाखा। राजनीतिक शाखा जो गाजा पट्टी के सरकार चलाती है और सामाजिक सेवाएं प्रदान करती है। सैन्य शाखा जो इजराइल के खिलाफ सशस्त्र संघर्ष करती है, जिसमें रॉकेट हमले, आत्मघाती हमले और अन्य सैन्य गतिविधियां शामिल है। सन 2006 में फिलिस्तीन में चुनाव हुआ। इस चुनाव में हमास ने जीत हासिल की और तब से गाजा पट्टी में इसका नियंत्रण है। हमास के साथ इजराइल का संघर्ष जब से विवाद पैदा हुआ तब से लगातार चलते आ रहा है और इसके कई हमले जैसे रॉकेट हमले और सुरंग के माध्यम से हमले इजराइल की सुरक्षा के लिए बड़े खतरे माने जाते हैं। फिलिस्तीन में हमास के सिवा और भी संगठनें इजराइल के खिलाफ काम करती है, जैसा कि PLO, अल कासिम ब्रिगेड वगैरह वगैरह। हाल ही में 7 अक्टूबर 2023 में हमास ने इजराइल पर बड़े पैमाने पर हमला कर दिया था, जिसके परिणाम स्वरूप इजराइल और हमास के बीच में एक बड़ा संघर्ष शुरू हुआ। हमास को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कई देशों ने आतंकवादी संगठन घोषित किया, लेकिन इसे फिलिस्तीन में कुछ हिस्सों में समर्थन भी प्राप्त है, विशेषकर गाजा पट्टी में। और बहुत सारे कंट्रीज हमास को आतंकवादी संगठन नहीं कहते। जैसा कि मुझे ये कहने में कोई हर्ज नहीं है, भारत भी हमास को आतंकवादी संगठन नहीं कहते हैं, बांग्लादेश नहीं कहते, पाकिस्तान नहीं कहते हैं, इंडोनेशिया नहीं कहते हैं, साउथ अफ्रीका और बहुत सारे कंट्रीज नहीं कहते हैं। खैर 7 अक्टूबर से पहले भी हमास इजराइल के कई बार संघर्ष हुआ। मिडिल ईस्ट में 1967 का अरब इजराइल वॉर हुआ, लेकिन 7 अक्टूबर 2023 का ये संघर्ष पहले की तुलना में और अधिक तेज था और इसमें व्यापक मानवीय संकट पैदा हो गया है। इजराइल का कहना है कि ये सुरक्षा के लिए आवश्यक था, जबकि हमास ने अपने हमलों को फिलिस्तीनी अधिकारियों के रक्षा के रूप में प्रस्तुत किया। अंतर्राष्ट्रीय समुदाय ने दोनों पक्ष से संयम बरतने और संघर्ष को समाप्त करने को अपील की, लेकिन ये स्थिति और जटिल और तनावपूर्ण हो चुका है। ये इजराइल लेबनान और इजराइल ईरान रूप ले चुका है। लेकिन गोदी मीडिया कब से प्रयास कर रहे हैं कि ये थर्ड वर्ल्ड वॉर की तरफ बढ़ रहा है और थर्ड वर्ल्ड वॉर होने जा रहा है। हालांकि ये थर्ड वर्ल्ड वॉर तो मुमकिन ही नहीं। गोदी मीडिया और यूट्यूबर अपना व्यू को बढ़ाने के लिए ऐसा प्रोपेगेंडा चलाते हैं, ऐसा प्रोपेगेंडा की कोशिश करते हैं, लेकिन इसे वर्ल्ड वॉर 3 कहना कर दिया है। World on the brink of World War III. World War III has already started. The World War is already. हमास एक सुन्नी इस्लामिक संगठन है। इसका मुख्य उद्देश्य फिलिस्तीनी लोगों के अधिकार की रक्षा करना और इजराइल के खिलाफ संघर्ष करना। और अगर कहा जाए तो ईरान, लेबनान, सीरिया ये सब शिया देश है और हुती सुन्नी तो नहीं, पर पूरी तरह से आप उन्हें शिया भी नहीं कह सकते हैं। और हमास इजराइल कॉन्फ्लिक्ट में प्रेजेंट हालत में ये लोग हमास को समर्थन दिया और अभी तक के और ज़्यादा समर्थन दे रहे हैं। लेकिन दुनिया के ज़्यादातर लोगों को ये नहीं समझ आ रहा है फिलिस्तीन के हमास एक सुन्नी संगठन है और अगर फिलिस्तीन कभी आज़ाद हुआ तो फिलिस्तीन मिडिल ईस्ट में एक सुन्नी कंट्रीज के रूप में उभरेगा। लेकिन फिर भी मिडिल ईस्ट में और करीब करीब सारे सुन्नी कंट्रीज जैसा सऊदी अरब, मिस्र जैसे कंट्रीज हमास के पक्ष में ज़्यादा एक्टिविटीज क्यों नहीं दिखा रहे हैं, सिर्फ बयानबाजी, लेक्चर और फतवे के बिना। जितना के शिया कंट्रीज ज़्यादा एक्टिविटीज दिखा रहे हैं बयानबाजी और लेक्चर से ज़्यादा।
हालांकि मिडिल ईस्ट के कॉन्फ्लिक्ट के प्रेजेंट हालत में शिया सुन्नी इतिहाद काफ़ी बड़ा है और आगे और ज़्यादा बढ़ने की उम्मीद है। लेकिन इजराइल हमास कॉन्फ्लिक्ट में ईरान, लेबनान और हुती का इन्वॉल्वमेंट और एक्टिविटीज़ होने का कारण कुछ और ही है। अगर ये धार्मिक और इस्लामिक सेक्ट शिया सुन्नी का होता तो सारे सुन्नी कंट्रीज़ का एक्टिविटीज़ ज़्यादा हुआ करता और शिया कंट्रीज़ का कम होता। इसके अपनी एक विशेष राजनीतिक और रणनीतिक होती है जो कि हम इस वीडियो के आगे डिस्कस करेंगे। वीडियो के एंड तक बने रहिए। इजराइल के खिलाफ लड़ाई में सुन्नी और शिया दोनों देशों का अलग अलग दृष्टिकोण है। सऊदी अरब जैसा सुन्नी देश आमतौर पर इजराइल के खिलाफ अधिक सक्रिय है, जबकि ईरान जैसा शिया देश हमास के समर्थन करते हैं। ये स्थिति मध्य पूर्व में धार्मिक और राजनीतिक टकराव को दर्शाता है। ईरान इजराइल का प्रमुख प्रतिद्वंदी और उनके इजराइल के खिलाफ लेबानन में हिजबुल्लाह जैसे सशस्त्र समूहों का समर्थन किया है। आजकल ईरान का मानना है कि इजराइल का अस्तित्व मिडिल ईस्ट में मुस्लिम दुनिया के लिए खतरा है। उसे उस समय ईरान के रिलीजन रिवॉल्यूशन से उभरकर ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह रूहुल्लाह खमीनी के रूप में पेश हो जाता है और फिर वो आयतुल्लाह रूहुल्लाह खमीनी ईरान के सुप्रीम लीडर बन जाते हैं। लेकिन वो मिडिल ईस्ट के मुस्लिम उम्मा के सुप्रीम लीडर बनने के लिए एक परसेप्शन खड़ा करते हैं, एक बड़ा इशू बनाते हैं। बिल्कुल मौके का चौका मारते हुए फिलिस्तीन का इशू सामने लिया जाता है और एक बयान से फेमस हो जाता है। फिलिस्तीन इशू सिर्फ अरब का ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया के मुस्लिम ब्रदरहुड की इशू है। अरब इजराइल वार के बाद यहाँ से मिडिल ईस्ट का फिलिस्तीन इजराइल कॉन्फ्लिक्ट में एक नया टर्निंग पॉइंट आ जाता है। वो समय था सन 1979। दोस्तों, यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट बात बता दूँ, जब इजराइल का स्थापना हुई थी तभी ईरान बिल्कुल इजराइल के खिलाफ नहीं था। तभी इजराइल ईरान से कमज़ोर था और जब इजराइल अपना सीमाओं को बढ़ाने लगा और ताकत बढ़ने लगा तभी ईरान को महसूस हुआ कि इजराइल सिर्फ ईरान के लिए ही नहीं बल्कि पूरी मिडिल ईस्ट के लिए एक बड़ा खतरा है। कहीं ये इजराइल मिडिल ईस्ट का लीडर ना बन जाए। उधर मिडिल ईस्ट में ईरान भी ताकतवर था। इजराइल भी ईरान को एक खतरे के रूप में देखता है, खासकर उसके परमाणु कार्यक्रम और क्षेत्रीय प्रभाव के कारण। इजराइल ने हिजबुल्लाह और अन्य ईरानी समर्थक समूहों के खिलाफ कई सैन्य कार्रवाई की और लेबानन में हिजबुल्लाह एक प्रमुख राजनीतिक और सैन्य शक्ति है जिसे ईरान का समर्थन प्राप्त है। हिजबुल्लाह ने इजराइल के साथ कई युद्धों में भाग लिया और वर्तमान में भी सीमा पर तनाव बना हुआ है। इस तरह तीनों के बीच संबंध में तनाव, शक्ति संतुलन और राजनीतिक हितों का बड़ा प्रभाव है। हुती विद्रोही और इजराइल के बीच हालिया संघर्ष मुख्य रूप से यमन में चल रही गृह युद्ध और क्षेत्रीय तनाव के से जुड़ा हुआ है। हुती विद्रोही ने, जिन्हें ईरान का समर्थन प्राप्त है, इजराइल के खिलाफ कई बार मिसाइल और ड्रोन हमला करने की दावा किया है। ये तनाव उस वक्त संघर्ष का हिस्सा है जो यमन, सऊदी अरब और ईरान के बीच में क्षेत्रीय वर्चस्व का लेकर लड़ाई चल रहा है। हाल के घटनाक्रम में इजराइल और हुती विद्रोही के बीच तनाव तब बढ़ गया जब यमन से इजराइल की और मिसाइल दागी गई। हालांकि इजराइल के डिफेंस सिस्टम ने इस हमले को नाकाम कर दिया। इजराइल का दावा है कि इन हमलों के पीछे ईरान का हाथ है क्योंकि हुती विद्रोही ईरान समर्थित है और उसके सहयोगों की महत्वपूर्ण भूमिका है। इस तनाव में सऊदी अरब, इजराइल और अमेरिका भी शामिल है क्योंकि इसका मकसद ईरान के प्रभाव को कम करना और क्षेत्रीय स्थिरता बनाए रखना। इस प्रकार के हुती इजराइल संघर्ष का संबंध व्यापक मिडिल ईस्ट का भू राजनीतिक से है, शिया सुन्नी का एंगल नहीं। ईरान इजराइल संघर्ष एक लंबे समय से चल रहा है, भू राजनीतिक टकराव है जिसमें कई प्रमुख मुद्दे शामिल है। परमाणु कार्यक्रम, ईरान का परमाणु कार्यक्रम इजराइल के लिए एक गंभीर चिंता का विषय है। इजराइल का मानना है कि ईरान परमाणु हथियार विकसित करने की कोशिश कर रहा है जिससे कि मिडिल ईस्ट के शक्ति संतुलन बिगड़ सकता है। सामरिक संगठन, ईरान ने
लेबनान के हिजबुल्ला और गाजा के हमास और यमन के हुती जैसे समूह को समर्थन किया है जो इजराइल के खिलाफ सैन्य कार्रवाई करती है। ये समूह इजराइल के लिए सुरक्षा के लिए बड़ा खतरा बन चुका है। क्षेत्रीय प्रभाव, ईरान का क्षेत्रीय प्रभाव बढ़ने से इजराइल चिंतित है। ईरान ने इराक, सीरिया और यमन में भी अपनी उपस्थिति बढ़ाई, जिससे इजराइल के लिए खतरे की भावना और बढ़ गई। सैन्य संघर्ष, इजराइल ने समय समय पर ईरानी ठिकानों पर हवाई हमला किया है, खासकर सीरिया में जहां ईरानी बल सक्रिय है। इन हमलों का उद्देश्य ईरान के सैन्य बुनियादी ढांचे को कमजोर करना। राजनीतिक तनाव, दोनों देशों के बीच कूटनीतिक संबंध लगभग शून्य है और एक दूसरे के खिलाफ बयानबाजी भी चलती रहती है। ये संघर्ष व्यापक भू राजनीतिक मुद्दे से भी जुड़ा हुआ है, जिससे अमेरिकी नीतियां, क्षेत्रीय अल्पसंख्यक और धार्मिक तनाव शामिल है। ईरान शिया इस्लाम के केंद्रों के रूप में लेबनान के शिया समुदाय के लिए एक धार्मिक समर्थन का स्रोत है। इस संबंधों के चलते ईरान लेबनान संबंध क्षेत्रीय तनाव और संघर्ष में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं और सारे शिया कंट्रीज यूरोपीय संघ, नेटो और अमेरिका को ज़्यादा तवज्जो नहीं देते हैं। खासकर ईरान अमेरिका को कभी कभार धमकी भी दे डालते हैं और इजराइल को तो धमकी देते ही है और दूसरी ओर अमेरिका इजराइल को सपोर्ट करती है। उधर सुन्नी कंट्रीज, उसमें से तुर्की नेटो का एक मेंबर है, जिसके वजह से वो खुलकर नहीं आ पा रहे हैं। उधर सऊदी अरब, मिस्र, अमेरिका के साथ कुछ समझौता और दोस्तों के बजाय से खासकर ईरान सऊदी अरब से और ताकतवर ना बन जाए, इसके लिए अमेरिका के साथ रिश्ते को बजाय रखने की कोशिश कर रहा है। हालांकि मिडिल ईस्ट में जियोपॉलिटिक्स में कुछ चेंजिंग आ रहा है, जिसमें से सुन्नी कंट्रीज भी अमेरिका से दूरी होने की कोशिश कर रहा है और उधर रसिया और चीन के साथ नज़दीकी बढ़ाने की कोशिश कर रहा है और शिया सुन्नी भी एकजुट होने की ओर बढ़ रहा है। सऊदी अरब, मिस्र और तुर्की क्यों हमास के डायरेक्ट सहयोग नहीं कर पा रहा है? सऊदी अरब, मिस्र और तुर्की का हमास के साथ सीधा सहयोग ना करने के पीछे कई राजनीतिक, कूटनीतिक और रणनीतिक कारण हो सकता है। इन देशों की हमास के प्रति नीति अलग अलग होती है और ये उनके अपने आंतरिक और क्षेत्रीय हित पर आधारित है। सऊदी अरब पारंपरिक रूप से फिलिस्तीनी मुद्दे को समर्थन करता है, लेकिन हमास के साथ सीधे संबंध में कुछ सावधानी बरतता है। इसके बजाय ये है कि हमास का संबंध मुस्लिम ब्रदरहुड से है, जिससे सऊदी अरब ने अतीत में खतरे के रूप में देखता है। सऊदी अरब ईरान के प्रभाव को भी सीमित करना चाहता है, क्योंकि ईरान हमास का एक प्रमुख समर्थक है। इसलिए सऊदी अरब की प्राथमिकता फिलिस्तीनियों की सहायता करना तो है, लेकिन वो हमास के साथ सीधा सहयोग करने से बचता है ताकि ईरान की बढ़ती शक्ति का सामना कर सके। मिस्र का भी हमास के साथ एक जटिल संबंध है। हमास का गाजा पट्टी पर नियंत्रण है और गाजा की सीमा मिस्र के साथ लगती है। मिस्र हमास के मुस्लिम ब्रदरहुड से जुड़े होने का कारण अपने लिए एक सुरक्षा के खतरा मानता है, क्योंकि मुस्लिम ब्रदरहुड मिस्र में अस्थिरता फैलाने की प्रयास कर चुका है। इसके बावजूद मिस्र ने गाजा और इजराइल के बीच में शांति प्रयास की अध्यक्षता की भूमिका निभाई। इसलिए मिस्र हमास के साथ संवाद रखता है, लेकिन सीधे सहयोग में रुचि नहीं दिखाता है। और इधर तुर्की के एर्दोआन तुर्की चाहता है सल्तनत उस्मानिया का रिटर्न लाना। तुर्की ने अतीत में हमास के साथ कुछ हद तक समर्थन दिखाया है, विशेष रूप से राष्ट्रपति एर्दोआन की सरकार के तहत। हालांकि तुर्की भी फिलिस्तीन के साथ अपना संबंधों को लेकर एक संतुलन बनाकर रखता है और इजराइल के साथ अपने राजनीतिक संबंधों को भी खराब नहीं करना चाहता है। तुर्की इजराइल फिलिस्तीनी संघर्ष में एक प्रमुख खिलाड़ी के रूप में अपनी स्थिति को मजबूत करने की कोशिश करता है, लेकिन वो खुलकर हमास के साथ सीधा सैन्य सहयोग में नहीं आता। इन सभी देशों की हमास के साथ एक जटिल स्थिति है, क्योंकि वो अपने क्षेत्रीय और
अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में संतुलन बनाए रखना चाहता है, खासकर इजराइल, ईरान और अमेरिका के साथ उसके संबंधों को ध्यान में रखते हुए। दोस्तों, आखिर में ये कंक्लूजन में ये बताना चाहूँगा कि मिडिल ईस्ट में इजराइल यहूदियों को बचाए रखने के लिए इजराइल को एक सुपर पावर बना के रखना चाहता है और वो मिडिल ईस्ट का लीडर बनना चाहता है। उधर मुस्लिम ब्रदरहुड में कभी सऊदी अरब के मोहम्मद बिन सलमान चाहता है वो मुस्लिम उम्मा का लीडर बने, मिडिल ईस्ट का लीडर बने। उधर एर्दोआन चाहता है वो सल्तनत उस्मानिया को रिटर्न लाके वो ही मिडिल ईस्ट का लीडर बने, और उधर ईरान चाहता है कि वो मिडिल ईस्ट का लीडर बने। इसी चक्कर में हमास और इजराइल के जंग में देखा जाएगा कौन मिडिल ईस्ट का लीडर बनता, इजराइल, ईरान, तुर्की और सऊदी अरब। देखते रहिए दोस्तों।